तो ये स्टोरी है हमारे हीरो जियांग हान की। किस्मत ने उससे उसके पेरेंट्स छीन लिए और उसे अकेला भटकने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जियांग खान को अंदर से पता था कि उनके गायब होने के पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा है और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वो अपनी डेंजरस जर्नी पर निकल पड़ा। कल्टीवेशन की इस क्रूअल दुनिया में उसका सफर आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन तभी उसे अवेकन होती है एक मिस्टीरियस एंशिएंट कोल्ड्रन, जिसकी पावर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी गैलेक्सी हिल सकती थी। इसी पावर का इस्तेमाल करके जियांग हान ठान लेता है कि वो बुराई को मिटाएगा और अपने एनिमीज के लिए एक नाइटमेयर बनेगा। स्टोरी की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस आवाज से, जो हमें बताती है कि प्राचीन समय में अचानक ही 20 डिवाइन कोल्ड्रन हेवनली रेल्म में प्रकट हुए। इन कोल्ड्रन में इतनी डेंजरस पावर थी कि पूरे हेवंस में हलचल मच गई। इन्हें हासिल करने के लिए तीनों वर्ल्ड्स में एक भयानक वॉर छिड़ गया। इस वॉर में ईस्टर्न हेवन एम्परर और फ्लेम गॉडेस ने मिलकर ह्यूमन एम्परर के साथ अलायंस बना लिया और फिर इन तीनों फोर्सेस ने मिलकर डीमंस, डेविल्स और अंडरवर्ल्ड की आर्मीज का सामना किया। ये बैटल इतना इंटेंस था कि हालात पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तब फाइनली हेवन एम्परर और फ्लेम गॉडेस ने मिलकर फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करके डीमन एम्परर और डेविल लॉर्ड को सील कर दिया। वहीं अंडरवर्ल्ड का राजा, जो काफी बुरी तरह घायल हो चुका था, बैटलफील्ड छोड़कर भाग निकला। इसके बाद हेवन एम्परर और फ्लेम गॉडेस ने उस कोल्ड्रन को मॉर्टल्स की दुनिया में छुपा दिया और खुद भी बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो गए। अब कहानी करंट टाइमलाइन में आती है, जहां सीन शिफ्ट होता है एक बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ। वहीं हमें दिखाए जाते हैं जियांग फैमिली के 2 डिसाइपल्स, जिनका नाम था जियांग बा और जियांग शिनमई। ये दोनों किसी की तलाश में थे। तभी उनकी नजर पड़ी फ्रेश ब्लड पर। बस फिर क्या था, दोनों खुश हो गए क्योंकि उनका शिकार अब करीब ही था। तभी जियांगबा जोर से चिल्लाते हुए बोला, ओए हान, बाहर निकल आ, ये हाइड एंड सीक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और उसी पल एंट्री होती है हमारे हीरो जियांग हान की। आते ही उसने एक ही स्लैश में जियांगबा को काफी दूर पीछे धकेल दिया। वहीं जियांग शिनमई एटीट्यूड में कहती है, पता नहीं तुम इतने गुस्से में क्यों हो। देखो, हमारे एल्डर हन तुम्हारी सिस्टर से शादी करने जा रहे हैं। इसे तो उस लड़के की किस्मत समझो, मगर तुम हो कि बेवजह इस शादी को रोकना चाहते हो। इसलिए अब हमारे पास तुम्हें रास्ते से हटाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। इतना कहकर उसने अपना डेडली स्लैश अटैक जियांग हान पर रिलीज कर दिया। लेकिन जियांग खान उतने ही कूल अंदाज में उसे डॉज कर गया। जियांग हान मुस्कुराते हुए बोला, मुझे हराना इतना आसान नहीं। तुम्हारी औकात नहीं है मुझे खत्म करने की। ये सुनते ही शिनमई गुस्से से भर गई और बोली, ठीक है, अब देखते हैं तुम्हारी स्किल्स तुम्हारी जुबान जैसी तेज है या तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। अब दोनों भाई बहन 1 बाय 1 जियांग हान पर हमला करने लगे। लेकिन जियांग हान उनकी हर अटैक को डॉज करके उन्हें पीछे पुश कर देता। लड़ाई के बीच जियांगबा ताना मारते हुए बोला, भाई, तुम्हारे बाप ने कई दुश्मन बना लिए थे। उसी की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स को घर छोड़कर भागना पड़ा। अगर वो तुम दोनों बच्चों को अबैंडन नहीं करते तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती। सच कहूँ तो तुम और तुम्हारी सिस्टर पैदा ही इसलिए हुए थे कि उनके कर्ज चुकाए जा सकें। ये सुनते ही जियांग हान का गुस्सा फट पड़ा और वो सीधा अटैक करने कूदा। मगर जियांगबा ने उसका वार काउंटर कर लिया और उसी समय जियांग शिनमई ने पीछे से अटैक कर दिया। इस बार जियांग हान सीधा हवा में उछल गया और मौका पाकर जियांगबा ने उस पर फाइनल स्ट्राइक छोड़ दी। लेकिन उसकी सोर्ड जियांग हान के गले में लटके एक एंशिएंट पेंडेंट से टकरा गई। उसी क्लैश से पेंडेंट एक्टिवेट हो गया और अगले ही पल जियांग हान की सोल तेजी से टेलीपोर्ट होकर एक अजीब सी जगह पहुंच गई। असल में वो एंशिएंट कॉल्ड्रन स्पेस थी, जिसका जिक्र कहानी की शुरुआत में किया गया था। अब जियांग हान कुछ समझ ही रहा था कि तभी अचानक एक लड़की सामने आ गई और उसे डरा दिया। जियांग हान हैरान होकर बोला, ये जगह, ये हेवनली रेल्म है या अंडरवर्ल्ड? और तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम है टियानिन्यू। मैं इस डिवाइन बीस्ट कोल्ड्रन की गार्डियन हूँ। यहाँ सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और हाँ, इसमें तुम भी शामिल हो। ये सुनकर जियांग हान थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तब टियानिन्यू ने समझाया, ये ना तो हेवनली रेल्म है और ना ही अंडरवर्ल्ड, बल्कि ये एक सीक्रेट रेल्म है जो पूरी दुनिया से अलग एग्जिस्ट करता है। और पता है तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। अब यहाँ पर जियांग हान टियानिन्यू की बातों को इग्नोर करते हुए सीधा कल्टीवेशन करने बैठ गया, क्योंकि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी आउटर वर्ल्ड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये सब देखकर टियानिन्यू हंसते हुए बोली, यार तुम तो बड़े ही अजीब हो। क्या तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल भी क्यूरियोसिटी नहीं है? जियांग हान ने बिना देखे कहा, ना। वो फिर बोली, तो क्या तुम्हें मुझसे कोई सवाल पूछना भी नहीं है? जियांग हान फिर से बोला, ना, बिल्कुल नहीं। उसका ये एटीट्यूड देखकर टियानिन्यू इरिटेट हो गई।
फिर वो बोली, ठीक है, लेकिन देखो कोई तुम्हें मारने वाला है, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जियांग हान काम अंदाज में बोला, तुम्हारी बातें सुनकर अब साफ हो गया कि असल में मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें मेरी जरूरत है। ये सुनते ही टियानिन्यू शॉक हो गई, क्योंकि जियांग खान ने उसके इंटेंशंस पकड़ लिए थे। जियांग हान आगे कहता है, तुम यहाँ की गार्डियन हो, यानी तुम्हारी नजर मुझ पर पहले से थी, लेकिन तुम आज पहली बार मेरे सामने अपीयर हुई क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं मरने वाला हूँ। तुम्हें लगा कि मैं जान बचाने के लिए तुम्हारा पपेट बन जाऊंगा और इस तरह बिना मेहनत किए तुम्हारा काम भी हो जाएगा। टियानिन्यू मन ही मन सोच रही थी, ये लड़का तो अपने माँ बाप से भी ज्यादा स्मार्ट निकला। मेरे इरादे तुरंत पकड़ लिए। फिर उसने डिसाइड किया कि अब इसे डायरेक्टली ही डील करती हूँ। इसीलिए टियानिन्यू जियांग हान को समझाने लगी, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कई रेल्म्स मौजूद हैं, जिन्हें अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया है। पहला रेल्म है पर्पल मैंशन, दूसरा मिस्टीरियस नेदर, तीसरा माउंटेन सी, चौथा रेइनकार्नेशन, पांचवा हेवन ह्यूमन, छठा वॉइड ब्रेकिंग और आखिरी यानी सातवां अर्थ इमॉर्टल। हर रेल्म को 10 लेवल्स में डिवाइड किया गया है और तुम फिलहाल पर्पल मैंशन रेल्म के 5th लेवल पर हो, यानी साफ है कि तुम अभी बहुत कमजोर हो। जियांग हान ने कहा, ये सारी बकवास छोड़ो और सीधा मुद्दे पर आओ। तभी टियानिन्यू ने कुछ डिमोनिक बीस्ट दिखाए और बोली, तुम्हें बस इन बीस्ट्स के ब्लड का एक छोटा सा ड्रॉप मेरे लिए कलेक्ट करना होगा और इसके बदले मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनाने में हेल्प करूंगी। फिर तुम 3 रेल्म्स पर डोमिनेंस जमाकर किसी सेलेस्टियल फेरी से शादी भी कर सकते हो। तो बताओ कैसा लगा मेरा ऑफर? जियांग हान हंसते हुए बोला, बिल्कुल बेकार। वो हंस ही रहा था कि टियानिन्यू ने उसका रास्ता रोक लिया और बोली, चलो एडवांस में ही तुम्हें 3 ब्लड लाइन्स की डिवाइन एबिलिटीज दे देती हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारी बॉडी इतनी ही पावर हैंडल कर सकती है। स्ट्रॉन्ग बन जाने के बाद हम अपनी डील फिर से डिस्कस कर सकते हैं। ये सुनकर जियांग हान भी इंटरेस्ट दिखाता है और बोला, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर टियानिन्यू ने वो तीनों ब्लड लाइन्स उसकी बॉडी में मर्ज कर दी और हंसते हुए बोली, ओह एक बात बताना भूल गई, ये एबिलिटीज इनहेरिट करते वक्त तुम्हें बहुत दर्द झेलना पड़ेगा। जैसे ही प्रोसेस शुरू हुआ, जियांग हान दर्द से तड़पने लगा और गुस्से में बोला, वाह, तुम्हें याद भी तभी आया जब टॉर्चर शुरू हो गया। वो दर्द सहते हुए स्ट्रगल कर रहा था। टियानिन्यू सीरियस होकर बोली, राजा वही बन सकता है जो अपने क्राउन का वेट झेलने की हिम्मत रखे। और अब थोड़ी ही देर में जियांग हान अचानक उस कॉल्ड्रन से बाहर निकलता है और सीधे बाऊ की सोर्ड को होल्ड कर लेता है। उसी टाइम उसकी बॉडी से इतनी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज होती है कि हवा तक वाइब्रेट करने लगती है। ये देखकर शिनवई लिटरली शॉक्ड रह गई। वो अमेज्ड होकर बोली, ये कैसे पॉसिबल है? ये लड़का पर्पल मैंशन की 5th लेवल से सीधे 7th लेवल पर जंप कर गया। अचानक एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सब लोग नीचे गिर जाते हैं। बाऊ गुस्से में चिल्लाया, अब समझ आया, तुम्हारे बाप जियांग हिंजू ने तुम्हारे लिए काफी डेंजरस डिवाइन एबिलिटीज छोड़ रखी थी। लेकिन अब जियांग हान का पूरा रवैया बदल चुका था। उसकी आंखों से फियर्स एनर्जी निकल रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, आज से हंटर मैं हूँ और तुम लोग बनोगे मेरा प्रे। ये सुनते ही बाऊ ने तेजी से स्लैश अटैक किया, मगर जियांग हान शैडो मूव की स्पीड से उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने बड़े ही कूल अंदाज में अपनी सोर्ड उसके आर पार घुसा दी और हंसकर बोला, भागते क्यों नहीं यार? लाइफ से इतना भी प्यार नहीं है क्या? खैर, एस्केप करना इम्पॉसिबल है। मेरी ये शैडो शिफ्ट मूव तुम्हें पकड़ ही लेगी। कुछ ही मोमेंट्स बाद बाऊ को उसने ब्रूटली फिनिश कर दिया। ये देखकर शिनमई पैनिक हो गई। उसने जियांग हान पर बार बार अटैक करने की कोशिश की, मगर वो शैडो शिफ्टिंग का यूज करके बार बार वैनिश हो जाता और उसे डराता रहा। आखिरकार उसने शिनमई को स्ट्राइक करके गिरा दिया। डरी हुई शिनमई रो पड़ी, प्लीज मुझे मत मारो, आई प्रॉमिस अब कभी किसी को बुली नहीं करूंगी। लेकिन जियांग हान अपने ब्लेड को साफ करते हुए ठंडी नजरों से उसकी तरफ बढ़ा और बोला, 5 साल पहले मेरी मदर ने तुम्हें एलिक्सर पिलाया था। उसी की वजह से तुम और बाऊ बीस्ट टाइड में सरवाइव कर पाए थे, वरना तुम दोनों कब के मर चुके होते। ये सुनकर शिनमई बोली, वेट, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सब बता सकती हूँ। जियांग हान तुरंत उसके पास पहुँचा। शिनमई ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स को जियांग शाओटियान ने कहीं भेजा था, लेकिन उसी पल उसने अचानक स्नीक अटैक करने की कोशिश की। जियांग हान पहले से प्रिपेयर्ड था। उसने तेजी से उसकी गर्दन पर ब्लेड चला दी और दोनों दुश्मनों का एंड हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, डैम, लगता है मैं बर्जर्क स्टेट में चला गया हूँ। सिर दर्द से फटा जा रहा है। गाइस, बर्जर्क स्टेट का मतलब होता है जब कल्टीवेटर की पावर कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उस स्टेट में वो वायलेंट रेज में होते हैं और डेथ से भी डरते नहीं। इसी हाल में जियांग हान को लगा कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है। उस
उसने तेजी से ब्लेड उस डायरेक्शन में थ्रो किया, मगर सामने एक शील्ड आ गया। वहाँ जियान नाम की लड़की दिखाई दी जो अपने व्हाइट टाइगर बीस्ट पर सवार थी। वो पूरी तरह ड्रंक लग रही थी। जियांग खान ने उसकी ऑरा महसूस की और समझ गया कि ये नेदर रेल्म की कल्टीवेटर है। जियान मुस्कुराकर बोली, हे ब्रो, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हो? जियांग खान ने सोचा, तो ये शाओटियान मुझे किल करवाने के लिए नेदर रेल्म एक्सपर्ट तक हायर कर चुका है। लेकिन जियान बोली, रिलैक्स, मैं फाइट करने नहीं आई हूँ, बस इस ब्यूटीफुल मूनलाइट को एंजॉय करने आई हूँ। जियांग खान ने देखा कि उसके अंदर कोई किलिंग इंटेंट नहीं है, इसीलिए उसने उससे माफी मांगी और वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ जियांग खान की छोटी सिस्टर लिया और क्लैन के ग्रैंड एल्डर कैद में थे। इन्हें जियांग फैमिली के करंट हेड शाओटियान ने बंदी बना रखा था। लिया आंसुओं में बोली, शायद हमारे पेरेंट्स को हमारी याद ही नहीं आती, तभी तो 5 साल से वो वापस नहीं आए। ग्रैंड एल्डर ने उसे समझाया, ऐसा मत सोचो बच्ची, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जरूर किसी बड़ी मुश्किल में फंसे हैं। तभी वहाँ शाओटियान आता है और ईविल हंसी हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स अब कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि डेड लोग लौट कर नहीं आते। लिया गुस्से में झपट पड़ी, बताओ मेरे भाई के साथ क्या किया? शाओटियान जहरीली मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम अपने फादर की सीक्रेट टेक्निक मुझे दे दो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। लिया चिल्लाई, तेरे सिंस पूरे हो चुके हैं, जब मेरे पेरेंट्स लौटेंगे वो तुम्हें जरूर पनिश करेंगे। शाओटियान ने क्रूरता से उसे स्लैप कर दिया, फिर ग्रैंड एल्डर की तरफ घूरते हुए बोला, 16 साल पहले तुम ही उस जियांग हिंजू को यहाँ लेकर आए थे, तुम्हारी वजह से वो हमारी फैमिली का चौथा एल्डर और बाद में क्लैन हेड बना। अब साफ साफ बताओ, उसकी सीक्रेट टेक्निक्स और प्रेशियस मैनुअल कहाँ है? ग्रैंड एल्डर ने कामली कहा, हिंजू ने सब कुछ अपनी मेहनत से अचीव किया था। हमने उसे क्लैन लीडर इसलिए बनाया क्योंकि वो राइचियस पाथ पर चलता था, लेकिन तुमने सिर्फ हेट्रेड और ग्रीड से फैमिली को बर्बाद किया। एल्डर की बातें सुनकर शाओटियान और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने एल्डर को टॉर्चर जोर से चिल्लाते हुए पूछा, बताओ हिंसू की डिवाइन टेक्निक और मैनुअल कहाँ है? एल्डर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वो बंदा हेवन से गिफ्टेड था और तुम उसकी पांव की धूल भी नहीं चाट सकते। ये सुनते ही शाओटियान ने अपने आदमियों को इशारा किया और उनमें से एक ने छोटी लिया को पकड़कर खींच लिया। एल्डर घबराकर चिल्लाने लगे, उसे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो उस बच्ची को। शाओटियान ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, अब खुश हो जाओ, कल ही तुम्हारी लिया की शादी होने वाली है। यह सुनकर एल्डर टूट गए और रहम की भीख मांगने लगे। उन्होंने कहा, ये तो बस एक मासूम बच्ची है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन शाओटियान पर कोई असर नहीं हुआ। वह और भी जहरीली हंसी के साथ बोला, अरे हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, मैंने उसके बड़े भाई का भी बंदोबस्त कर दिया है। लगता है अब तक वो भी हेल पहुंच चुका होगा। एल्डर लाचार थे, वो बस गुस्से और दर्द में आंखें बंद कर सकते थे। अगले दिन एक बूढ़ा हॉल मास्टर लिया से शादी करने के लिए पहुंचा। शाओटियान ने उससे कहा, बस आज ही शादी हो जाए, उसके बाद हम रिश्तेदार बन जाएंगे और तुम हमेशा हमारी फैमिली की मदद करोगे। हॉल मास्टर भी इस शर्त पर राजी हो गया। थोड़ी देर बाद दुल्हन के कपड़ों में लिया को लाया गया। हॉल मास्टर बिना उसका चेहरा देखे ही खुशियों के सपने सजाने लगा। वह बोला, आज के बाद तू मेरी और मैं तेरा। लेकिन जैसे ही उसने दुल्हन का घूंघट हटाया, उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का पड़ा। वो दुल्हन लिया नहीं बल्कि जियांग खान था। शाओटियान शॉक में खड़ा रह गया। उसने गुस्से से कहा, तो इसका मतलब बा तुम्हें मार नहीं पाया? तुम वहाँ से दुम दबाकर भाग निकले थे। इतना सुनते ही जियांग खान ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन शाओटियान के एक चमचे ने उसकी वॉर को रोक लिया। वो चमचा हंसते हुए बोला, हमारे लीडर के सामने खड़े होने की तुम्हारी औकात नहीं है। मगर अगले ही पल हान ने उसे जोर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। वह बोला, ये कोई लीडर नहीं बल्कि क्राउन पहना हुआ एक बंदर है। पता नहीं तुम लोग इसके इतने तलवे क्यों चाट रहे हो। अब वह चमचा गुस्से में अपना स्पीयर घुमाते हुए बोला, शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। इसके बाद उसने हवा में जंप लगाकर वायलेंट मून टेक्निक का इस्तेमाल किया और एक भयानक स्लैश अटैक रिलीज किया। ये वार इतना भयानक था कि वहाँ धमाका हो गया। सभी को लगा कि हान मारा गया, लेकिन तभी सबने ऊपर देखा, हान छत से लटका हुआ खड़ा था। शाओटियान चिल्लाया, अभी के अभी इसके टुकड़े कर दो। वो चमचा अटैक करने दौड़ा, लेकिन हान ने उसे एक ही स्ट्राइक से मार गिराया। उसकी बॉडी वहीं एक्सप्लोड हो गई। फिर हान ने शाओटियान की तरफ तलवार तानी और बोला, अब अगला नंबर तुम्हारा है। शाओटियान मुस्कुराते हुए बोला, तो आओ देखते हैं तुम मुझे कैसे मार पाते हो। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। हान ने कई वार किए, लेकिन शाओटियान तेजी से यहाँ वहाँ मूव करके उसे कपड़े जैसी रगड़कर पटक देता था। वो बोल रहा था, बच्चे तुम्हारे पास मुझे मारने की हिम्मत तो है, बस थोड़ी ताकत कम पड़ गई।
इतना सुनते ही हान जोर जोर से हंस पड़ा। वो फिर से बर्जर्क स्टेट में चला गया। हान ने कहा, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? चलो सामने आओ और मेरी ताकत का सामना करो। शाओ यान बोला, लगता है तुम पहले ही डेमोनिक पाथ में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हें खत्म करना पड़ेगा ताकि मैं अपने राइटियसनेस का कर्तव्य पूरा कर सकूं। हॉल में मौजूद लोग कह रहे थे, यह बंदा पूरी तरह बदल चुका है। हान स्टाइलिश अंदाज में शाओ यान को बुला रहा था। शाओ यान अपनी रोल पावर एक्टिवेट करके उस पर हमला करने लगा, लेकिन हान अचानक गायब हो गया और उसके अटैक को चूक गया। इधर बूढ़ा हॉल मास्टर अपने चमचों से कह रहा था, मिस्टर नेदार राम पर जाने के बाद ही कोई भी कल्टीवेटर अपनी डिवाइन एबिलिटीज को अवेकन कर सकता है, और यह बच्चा यह सिर्फ पर्पल मैंशन के 7वें लेवल पर है। इसके पास कोई डिवाइन एबिलिटी नहीं है, बस थोड़ी स्ट्रगल और खत्म हो जाएगा। हान ने शाओ यान के अटैक को काउंटर किया और उसे पीछे धकेल दिया। शाओ यान गुस्से में आकर हान के पेट में जोर का पंच मारा, लेकिन हान को दर्द के साथ साथ हंसी भी आई। फिर हान अचानक गायब हो गया। शाओ यान उसे ढूंढ रहा था कि तभी हान पीछे से आकर बोला, जिंदा बचने के लिए स्ट्रगल मैं नहीं कर रहा, तुम कर रहे हो, और अपनी ब्लेड उस बंदे के आर पार घुसा दी। हान कह रहा था, यह हमला हमारे ग्रैंड एल्डर के बिहाफ में है, जिन्हें तुमने टॉर्चर किया। शाओ यान फटाफट उसे दूर धकेल देता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हान शाओ यान की तरफ अटैक करते हुए बोला, ये हमारे पुराने क्लैन एल्डर और सेकंड एल्डर के बिहाफ में है, जिन्हें तुम्हारे जैसे घटिया बंदे के हाथों मरना पड़ा। इस बार हान ने उसका एक हाथ काट दिया। सब लोग शॉक में थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हान इस बंदे को इतनी बुरी हालत में ला सकता है। शाओ यान गुस्से में कई स्लैश अटैक छोड़ता है। हान कहता है, ओह शायद अब मेरी जान टॉर्चर सह नहीं पा रही। तभी शाओ यान अपनी ब्लैक ड्रैगन इमर्ज टेक्निक एक्टिवेट करता है और हान पर हमला करता है। उसकी डिवाइन एबिलिटी के चलते हान पीछे खिंच जाता है। शाओ यान कहता है, चलो देखते हैं तुम मेरे इस अटैक को कैसे रोक पाओगे। लेकिन हान ने एक ही स्लैश में उसे नीचे पटक दिया। शाओ यान पूछता है, आखिर तुम मेरी एबिलिटी को कैसे काउंटर कर पाए? हान जवाब देता है, इतने साल तुमने मेरी छोटी सिस्टर को टॉर्चर किया, क्लैन मेंबर्स को अब्यूज किया, क्या कभी सोचा था कि तुम्हें ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा? तभी शाओ यान गुस्से में अपनी एनर्जी रिलीज करता है और एक पिल कंज्यूम कर लेता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। वो कहता है, हान तुम मुझे कभी मार नहीं सकते। लेकिन हान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हान कहता है, यह सिर्फ तुम्हारी स्ट्रगल है, और फिर उसने शाओ यान को हवा में उछालकर उस पर जोरदार अटैक किया। हान बोल रहा था, यह अटैक उन सभी के लिए है जिन्हें तुमने इतने सालों तक टॉर्चर किया। यहाँ पर हम देख रहे थे कि शाओ यान की बॉडी पर हजारों कट्स पड़ चुके थे। एक ही सेकंड में उसकी बॉडी एक्सप्लोड हुई और लाइफ प्रोटेक्शन टैलिस्मैन एक्टिवेट हो गया। यह टैलिस्मैन बहुत रेयर था और इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसके दम पर किसी भी बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता था, ताकि बाद में वह व्यक्ति अपनी बॉडी खुद रीबिल्ड कर सके। अब शाओ यान का सिर्फ मुंह बचा था। उसी मुंह से वह हॉल मास्टर से गुहार लगाने लगा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। इसी पर हान ने कहा, अरे दोस्त ऐसे काम यहाँ नहीं चलेंगे। शाओ यान बोला, हान यह मत भूलो कि मेरा बेटा जियांग पिंग क्लाउड ड्रीम पवेलियन का डिसाइपल है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो बदला लेने से नहीं चूकेगा। हान ने जवाब दिया, बस ये फालतू धमकियाँ बंद करो। अब बताओ मेरे पेरेंट्स के डिसअपीयरेंस में तुम्हारा क्या रोल था? शाओ यान ने कहा, मैंने तो बस उन्हें एक पैगाम भेजने के लिए क्लाउड ट्रेन सिटी भेजा था। इतनी इन्फॉर्मेशन पाते ही हान ने उसका बचा हुआ मुंह भी एक्सप्लोर कर दिया। इधर हॉल मास्टर का एक चमचा घबराते हुए बोला, प्लीज इसे मार दीजिए, मुझे इस बंदे से डर लग रहा है। हॉल मास्टर ने तुरंत अपने 2 चमचों को अटैक करने भेजा, लेकिन तभी वहाँ एक हैमर आया और उन दोनों को घायल कर दिया। यह कोई और नहीं बल्कि जियान थी। उसने कहा, मास्टर हान आप हमारे पवेलियन में तो मनमर्जी करते हो, लेकिन यहाँ भी वही करने लगे हैं। अब इस बंदे को मारना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हॉल मास्टर ने पूछा, अच्छा इस बंदे का तुमसे क्या कनेक्शन है? जियान ने जवाब दिया, जियांग हान अब मेरे किल गॉड स्क्वाड का हिस्सा बन चुका है, इसलिए उस पर अटैक करने की सोच भी मत करना। हॉल मास्टर ने कहा, जहाँ तक मुझे पता है यह गॉड किलिंग स्क्वाड का हिस्सा नहीं था। जियान हंसते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, 2 घंटे पहले यह हमारे क्लैन का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैंने उसकी फिजिकल एबिलिटी चेक की। यह बंदा हद से ज्यादा ब्लेस्ड है, इसलिए मैंने उसे क्लाउड ड्रिंक पवेलियन में शामिल होने का ऑफर दे दिया। शुरुआत में जियांग खान ने मना किया, लेकिन जियान ने उसे कन्विंस कर लिया। हॉल मास्टर बोला, इंटरनल अफेयर्स हॉल की मंजूरी के बिना कोई भी पवेलियन में शामिल नहीं हो सकता। अगर यह डिसाइपल बनना चाहता है तो पहले उसे चाजोंग से अप्रूवल लेना पड़ेगा, इसीलिए इसे प्रोटेक्ट करके पवेलियन के रूल्स मत तोड़ो। जियान ने अपनी रन पावर एक्टिवेट की और कहा, शायद आप लोग भूल गए हैं कि मैं अपने बनाए रूल्स पर चलती हूँ। मैंने पवेलियन के रूल्स कभी फॉलो नहीं किए
और अगर आप जिद करेंगे तो मुझे अटैक करना पड़ेगा। फिर उसने हॉल मास्टर पर अटैक किया। हालांकि हॉल मास्टर ने अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बना लिया, जिससे वह जियान के अटैक से बचा रहा, लेकिन जियान की बात माननी पड़ी। जियान खुश थी। जब मैं पेविलियन की हेड बनूंगी तब आपको एल्डर बनाने वाली हूँ, तब तक कोई गलत हरकत मत करना। अब जियान हान को अपने पवेलियन में ले जाने के लिए तैयार हो गई। हान भी ग्रेटफुल था कि जियान ने उसकी मदद की। फिर जियान अपने टाइगर को बुलाती है, जो लिया और ग्रैंड एल्डर को अपने साथ ले आया। लिया सीधे अपने भाई हान के गले लग गई और रोते हुए बोली, ग्रैंड एल्डर बुरी तरह घायल है। लेकिन ग्रैंड एल्डर हान को परेशान नहीं करना चाहते थे। हान की चोटों को देखकर जियान कहती है, कोई चिंता मत करो, ये इंजरी समय के साथ ठीक हो जाएंगी। अभी हमारा मुख्य फोकस जियांग फैमिली को रीबिल्ड करना होना चाहिए। हान जवाब देता है, अब इस फैमिली की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। मैं लिया को लेकर अपने पेरेंट्स को खोजने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि वे अब भी जिंदा होंगे। मास्टर स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, तुम्हारे पेरेंट्स ने यहाँ से जाने से पहले शाओ टियान के साथ सीक्रेटली कुछ बात की थी। उन्होंने कहा था कि वे किसी गोल्डन फॉक्स की तलाश में क्लाउड ड्रीम सिटी जा रहे हैं। इस गोल्डन फॉक्स के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था, नाम भी पहली बार सुना गया था। हान को अब इस रहस्य की तह तक जाना होगा। दोनों भाई एल्डर के सामने सिर झुकाते हुए उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक उनकी सुरक्षा की थी। लिया भी इमोशन में बहकर खूब रोती है और एल्डर भी उन्हें गले लगाकर समझाते हैं, तुम्हारा आगे का सफर खतरों से भरा होगा, हमेशा सावधान रहना। जैसे ही मिशन पूरा हो जाए घर लौट आना। इसके बाद ये लोग अपने घर और फैमिली को छोड़कर नए सफर पर निकलते हैं। हान को अपनी फैमिली से दूर जाना बुरा लग रहा था। तभी टियानी उसके पास आती है, बताओ तुम बीस्ट का ब्लड एसेंस कब कलेक्ट करोगे? हान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ की हुई डील भी पूरा करूंगा। सीन बदलता है और हमें दिखाई देती है क्लाउड ड्रीम सिटी, जो बेहद प्रॉस्परस और खूबसूरत है। जियानी बताती है, यह हेवनली फॉक्स माउंटेन की सबसे बड़ी सिटी है। टियानी को कैंडी हाउसेस खाने का बहुत मन करता है, लेकिन अफसोस वह कुछ भी टच नहीं कर सकती। जैसे ही मैं फिजिकल बॉडी अचीव करूंगी, मैं हजारों डेलिकेसीज पर टूट पड़ूंगी। इस दुनिया की हर डिश ट्राई करनी है। जियानो एक माउंटेन दिखाते हुए कहती है, यह इमॉर्टल असेंड पीक है। मेरी मदर और पवेलियन के कई पावरफुल एल्डर्स यहीं रहते हैं। टियानी हान को बताती है, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत प्योर है। अगर तुम फोकस करके कल्टीवेट करोगे फायदा बहुत होगा। फिर जियानी किलिंग गॉड यार्ड पहुँच जाती है। यह जगह डिसाइपल अपने अभ्यास के लिए यूज करते थे। अब हान और लिया को यहीं रहना पड़ेगा। हान खुश था, बस उसकी ख्वाहिश यही थी कि लिया सेफ रहे। इधर एल्डर लियो भी दिखाई देते हैं, जो हॉल पर नजर रखते थे। जियान के जाने के बाद एल्डर लियो हान को इंटरनल अफेयर्स हॉल जाने और अपना नाम रजिस्टर करने के लिए कहते हैं, ताकि वह पेविलियन का डिसाइपल बन सके। जियांग हान तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन उसे कहा जाता है, तुम इतना पावरफुल नहीं हो कि पवेलियन के किलिंग स्क्वाड में शामिल हो सको। डिसाइपल हान को ताना मारते हैं, तुम पर्पल मैंशन की 7वीं लेवल पर हो और अभी भी बैटल हॉल ज्वाइन करने के सपने देख रहे हो। जाओ घर जाकर खेती करो। हान समझ गया कि भले ही जियान यहाँ की सक्सेसर हो, लेकिन उसकी मदर के सामने उसकी कोई नहीं चलती। लिया ने हान से कहा, भैया मायूस मत हो, यह दुनिया बड़ी है, हम कहीं भी गुजार करेंगे। वैसे भी जहाँ तुम हो वही मेरे लिए घर है। हान को उसकी बातें सुनकर काफी दुख हुआ। वो सोचता है, मैं अपनी बहन के लिए एक छोटा सा छत भी नहीं बना सकता। इसी बीच टियानी हान से कहती है, अभी ही इस बंदे को सबक सिखा दो, इतनी जलील होने की जरूरत नहीं। हान जवाब देता है, मेरे पेरेंट्स के गायब होने में क्लाउड ड्रीम पवेलियन भी शामिल है। मुझे उनका कनेक्शन ढूंढना है, इसलिए मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी वहाँ चोंग, जो इंटरनल सेक्शन का मास्टर था, पहुँचते हैं। वो हान को तुरंत स्क्वाड ज्वाइन करने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन कुछ डिसाइपल आते हैं और चिल्लाते हैं, यह बंदा हमारे स्क्वाड ज्वाइन करने लायक नहीं है। फिर भी चोंग उसे ऑफिशियल डिसाइपल बना देते हैं। इस बंदे का नाम था लिनफेंग और उसके साथ था जांग पिंग, शाओटियान का बेटा। लिनफेंग की रेपुटेशन काफी स्ट्रॉन्ग थी। चोंग हान से कहता है, मैं तुम्हें मौका देने वाला था, लेकिन बैटल हॉल के डिसाइपल ऐसा नहीं चाहते। वे कहते हैं, तुम कमजोर हो, इसलिए अब तुम्हें वापस जाना होगा। हान जवाब देता है, मैं अपनी काबिलियत साबित किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। चोंग तुरंत कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूँ। ये बैटल हॉल के मिस्टिक वॉइड रॉयल कल्टीवेटर्स हैं। तुम्हें तीनों का सामना करना होगा। अगर उन्हें हरा सको तो बहुत अच्छा, भले ही उन्हें चोट लगे तब भी मैं तुम्हें ज्वाइन करवा दूंगा। तीनों डिसाइपल एक साथ अटैक करने के लिए अपने पावर्स कंबाइन कर देते हैं। उन्होंने डीमन सबडंग टेक्निक का यूज किया और जोरदार हमला किया। स्पिरिचुअल पावर का विस्फोट हुआ
दिखाई दे रहा था कि हान मर चुका। कुछ डिसाइपल बोले, यह बंदा तो एक ही स्ट्राइक में खत्म हो गया, अगर वह हॉल ज्वाइन करने की जिद न करता तो शायद बच जाता। लेकिन अचानक हान फिर से सामने दिखाई दिया। उसका रवैया बदल चुका था। हान तीनों डिसाइपल से कहता है, मुझे लगा था कि तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारी मिस्टिक वर्ल्ड रैम किसी काम की नहीं। चलो दोबारा अटैक करो। तीनों डिसाइपल ने सेकंड मूव गॉड स्लेयर से डिवाइन पावर रिलीज करना शुरू किया, लेकिन हान अपनी डिवाइन टेक्निक यूज करके बड़े कूल अंदाज में डॉज करता है। तीनों डिसाइपल पैनिक हो गए। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने गलत बंदे से पंगा लिया और फिर हान अचानक गायब हो गया। फीमेल कल्टीवेटर उसे ढूंढ रही थी। हान उसके पास जाकर धीरे से पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे ढूंढ रही थी? देखो मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। फिर हान उस बंदे पर अटैक करता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। साथ ही उसके 2 साथियों के हाथ पांव भी तोड़ देता है ताकि वे कई दिनों तक उठ न सके। डिसाइपल हान की पावर्स देखकर हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं यह कोई लूजर नहीं बल्कि जीनियस है। फिर एक बंदे ने हान पर क्लाउड पेयरिंग एरो से हमला किया, लेकिन हान ने उसे डॉज किया और उसके मुंह पर जोरदार चोट मार दी। एक ही स्ट्राइक में उसके कई दांत टूट गए। इस तरह जांग हान ने क्लाउड ड्रीम पवेलियन में अपनी जगह बना ली, लेकिन उसे पता था कि आगे लिन फिंग उसके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। इसी के साथ ये जबरदस्त एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।